हम लोग इस पुस्तक से, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, जल्द इसको 30 दिन के अंदर समाप्त कर लेंगे। भारत का भूगोल अभी चल रहा है, फिर विश्व का भूगोल आएगा, फिर एक एक सेगमेंट जल्द से समाप्त कर लेंगे ताकि जीएस पूरा कवर हो जाए एक साथ आपका। उसके बाद महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में जो परीक्षा संबंधित हैं वहाँ पर हम आएंगे। तो एक बार पूरा विषय से आप टच हो जाइए, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, साथ ही साथ हम एनसीईआरटी बेस्ड एक पाठ्यक्रम चालू करेंगे। ठीक है, उसके वीडियोस और पीडीएफ उसके भी आएंगे, इसका भी पीडीएफ आपके पास आएगा। तो आज जो अध्याय 9 है, उद्योग है, उद्योग से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, सीमेंट में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है चूना पत्थर, सबसे ज्यादा मात्रा होती है। लेकिन इसके साथ ही कच्चे माल की बहुत आवश्यकता होती है, उसको सिलिका भी, एल्युमिना भी, जिप्सम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जल की भी आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त सभी होगा, चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनिया, ये सब की आवश्यकता होती है। तो डी इसका उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिना और जिप्सम। इस उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्बिडन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। भारत का, जो कि आपको याद रखना है, भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल, सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, मुंबई में, तत्कालीन बंबई जिसका नाम था। लेकिन सन भी पूछता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। तो 1856 ईस्वी में, 1854 भी दिया रहता है, 56 भी दिया रहता है, लोग 54 गलती से मार के चले जाते हैं। तो 1856 याद रखिएगा, मुंबई में। भारत में कॉटन मिल की स्थापना का प्रथम प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर में किया गया, जो कि असफल रहा। इसके बाद सफल प्रयास 1856 ईस्वी में कावस जी डाबर नाना भाई, याद रखिएगा, मुंबई में किया गया इनके द्वारा। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी कहा जाता है। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है? तो तमिलनाडु के पेरम्बूर में, ए इसका उत्तर होगा। भारत में रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे, इंटीग्रल कोच जिसको बोलते हैं, पेरम्बूर तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और 1955 ईस्वी से यहां उत्पादन शुरू हुआ। ऐसा एक कारखाना हल्दिया, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है, उल्लेखनीय है, याद रखिएगा। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, यहां तो सरकारी पीएसयू अर्थात सेल के अंतर्गत ही है। लेकिन जमशेदपुर में टाटा स्टील कंपनी, जो कि निजी क्षेत्रक है, निजी क्षेत्र की कंपनी है, तो यह सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आती है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि भिलाई जो इस्पात संयंत्र है, ये रूस के सहयोग से खोला गया था। तो भीरू से याद रखिएगा हमेशा, भिलाई रूस के सहयोग से। दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से। तो दुबरी से याद रखिएगा, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, यह राज्य, याद रखिएगा, राज्य जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है ना। इसके अलावा जो बोकारो एक और है, बोकारो स्टील प्लांट है, यह भी रूस के सहयोग से। तो बोरू यहां से याद रखिएगा। ठीक है ना, भीरू, बोरू, भिलाई भी रूस के और बोकारो भी रूस के। दुबरी, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला राज्य, राउरकेला जर्मनी। ठीक, जमशेदपुर यह निजी कंपनी है। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत जो आते हैं, सेल के अंतर्गत, भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्गापुर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, बोकारो स्टील प्लांट बर्नपुर, सलेम विश्वेश्वरैया एवं स्टील कंपनी, तो ये सब जो है सेल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, वह यह कि निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया? तो दार्जिलिंग। कहां पे? दार्जिलिंग पे, डी इसका उत्तर है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग में वाणिज्यिक पैमाने पर सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा सन,
में बिजली का प्रयोग हुआ। अर्थात याद रखिए 1900 जो ईस्वी थी उसके 3 साल पहले लोग बिजली में नहा लिए। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। तो यहां से आपको याद रहेगा। ठीक। विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? बेंगलोर में। विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग बेंगलोर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, तो ए इसका उत्तर है। एल्यूमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक व लचीला पदार्थ होता है तथा इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन एक धातु शोधन उद्योग है। इसमें प्रगालकों के रूप में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, भारत का सबसे पहला तट आधारित, तटीय अर्थात आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? याद रहिए, चर्चा में भी था अभी। जापान के जो प्रधानमंत्री आए थे, राष्ट्रपति आए थे, वो यहां पर गए भी थे। तो मंगलुरु दोस्तों, सी इसका उत्तर है। ठीक है। मंगलुरु कर्नाटक में भारत का सबसे पहला तट आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित है। मंगलुरु बंदरगाह से कुद्रेमुख खान, जो कि उड़ीसा में स्थित कर्नाटक में स्थित है, द्वारा प्राप्त लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। कहां? जापान को किया जाता है। इसीलिए जापानी राष्ट्रपति यहां पर आए भी थे। तो यह याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न, चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। बिल्कुल सही है। गन्ने की चीनी मिलों तक ढुलाई में ज्यादा समय हो जाने से सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। ठीक। दूसरा है, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। बिल्कुल सही है। जो महाराष्ट्र वगैरह में, तमिलनाडु वगैरह में जो बोया जाता है गन्ना, उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सी इसका उत्तर होगा, ए और बी दोनों। चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल मुख्य आधार है। इसमें प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में लगने वाले समय के साथ इसमें सुक्रोज की मात्रा में कमी होती जाती है। यह मौसमी उद्योग है, अतः सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कुछ वर्षों से चीनी मिलों की संख्या भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की अधिक मात्रा का होना है। देखिए, पूछ लिया वो प्रश्न जो हम कह रहे थे आपको भी। निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग जर्मन के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो राज। ठीक, राउरकेला, सी उत्तर है इसका। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र है, जो एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक, भारत का भी प्रथम है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र इसलिए दोस्तों क्योंकि टाटा ने लगा दिया था पहले ही। ठीक है। और एशिया का भी प्रथम इस्पात संयंत्र है। अगला, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहां स्थित है? भद्रावती में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, बी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड भद्रावती में स्थित है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोगा जिले में की गई थी। वर्तमान में यह उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह सरल प्रश्न है लेकिन पूछा जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तापी बिजली, जो कोयले से उत्पादित होती है, 20 का उत्तर है। ठीक है। भारत में तापी विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लगभग 64.8%। याद रखिएगा, भारत में 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना की गई। भूतापी ऊर्जा का भी भारत में उत्पादन किया जाता है, जिससे बिजली प्राप्त होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? हमने बताया आपको, भीरू। तो रूस या सोवियत संघ, जिस समय उस समय उसका नाम सोवियत संघ था, 20 का उत्तर होगा। भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र में छत्तीसगढ़ में 1953 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई रायपुर से 21 किलोमीटर दूर मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है।
भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में, जो टाटा है वो लेकिन निजी है दोस्तों, तो याद रखिएगा निजी। अगर अलग से पूछेगा सार्वजनिक क्षेत्र तब फिर आप लगाएंगे क्या? राउरकेला। लेकिन यह पूछा है कि भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग, तो जमशेदपुर, सी इसका उत्तर होगा। भारत का पहला लौह इस्पात औद्योगिक संकुल का विकास निजी प्रयासों में से साकची जमशेदपुर नामक गांव में शुरू हुआ। यहां लौह इस्पात उद्योग 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित हैं? तो छोटा नागपुर पठार, याद रखिएगा। यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता बहुत है, ढेर सारे खनिज पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है छोटा नागपुर पठार के आसपास ये विकसित बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो डी इसका उत्तर होगा। भारत के मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थापित हैं। छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि खनिज मिलते हैं। अगला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नेशनल केमिस्ट्री लैब कहाँ स्थित है, या केमिकल लैब कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है, याद रखिएगा, पुणे में। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 6 अप्रैल 1947 को हुआ था। 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि ये सब महत्वपूर्ण नहीं, बस याद रखिए पुणे में है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है। सिंदरी किस लिए फेमस है दोस्तों? पूछा जाता है कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, तो यहीं पर हुआ था, धनबाद के सिंदरी में। तो ए इसका उत्तर होगा। यूरिया उर्वरक का उत्पादन यहां पर होता है, ए इसका उत्तर है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी में वर्ष 1951 वर्ष, याद रखिएगा, स्थापित किया गया, जहां यूरिया का उत्पादन होता है। यह फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इफ्को के अंतर्गत आता है। यह उपक्रम भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। ये इफ्को की बात कर रहा है, ठीक है। भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है भारत का। यहां पे सूत का, भारतीय वस्त्र उद्योगों में सूत का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ए इसका उत्तर है। वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूत की जरूरत होती है, जो कपास से प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित उद्योग है। यह कथन कारण में पूछता है तो आपको हमेशा सही मारना है, ठीक है। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो याद रखिए काजू, काजू याद रखिए, काजू, ठीक है। कोचीन जैसे जापान, ये जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। यहाँ पे प्रथम जलयान निर्माण केंद्र भी शिपयार्ड। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? कोचीन है दोस्तों, याद रहिएगा 18 का ए। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड फरवरी 1965 ईस्वी में जापानी सहयोग से स्थापित किया गया। कोचीन देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यह केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पर किस, पूछता भी है, देखो वेलिंगटन द्वीप कहां स्थित है? केरल राज्य में। अब यहां पर आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, सनसेट द्वीप कहां स्थित है? सनसेट द्वीप कहां स्थित है? इसके साथ ही हमको बताइए इसे किस नाम से जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो सनसेट द्वीप है, यह बहुत ज्यादा घना बसा हुआ, घनी आबादी वाला यह द्वीप है। तो अब आप बता सकते हैं, हिंट मैंने दे दिया है, आप हमको बताइए कि सनसेट द्वीप को इस समय क्या कहकर बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में स्थित है। नेपानगर किसके लिए जाना जाता है? प्रथम अखबार जो है, अखबारी कागज यहां पर प्रयोग हुआ था, निर्माण हुआ था। तो बी इसका उत्तर है, अखबारी कागज का कारखाना यहां स्थित है, नेपानगर। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का उद्योग 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था। यह भारत की प्रथम कागज फैक्ट्री भी है। क्या है? भारत की प्रथम कागज फैक्ट्री। कहाँ? नेपानगर। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। कब स्थापित हुआ? जनवरी 1947। यहां लुगदी से कागज का निर्माण होता है।
नारियल रेशा उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो नारियल रेशा उद्योग मुख्यतः केरल में केंद्रित है। तो ए इसका उत्तर है। नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए सुविख्यात हैं? तो ये ऊनी वस्त्र के लिए सुविख्यात हैं। भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर ये ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब राज्य में सबसे अधिक विकसित है। इस स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा। दूसरा, धारीवाल एवं लुधियाना नगर जो कि पंजाब के नगर हैं, ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से कहाँ है, कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई, असम के डिगबोई में। डी इसका उत्तर है, असम के डिगबोई में। भारत में डिगबोई असम सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड है। यहाँ वर्ष 1866 में सर्वप्रथम तेल कुओं की खुदाई की गई थी। इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी में 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य। यह प्रश्न तो कई बार पूछा जाता है। भारत में शहतूत रेशम कीट पालन में कर्नाटक का प्रमुख स्थान है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु का स्थान आता है। देश में रेशमी सूत के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। भारत में 4 प्रकार की रेशम किसमें मिलती हैं? कौन कौन सी? मलबरी जिसको शहतूत रेशम कहते हैं, इरी, टसर और मूगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहे और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। दोस्तों याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 24 का बी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जहां कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 56 से 61 तक चली, में भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के दौरान स्थापित लौह इस्पात उद्योग केंद्रों में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, कोचीन रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। न तो सार्वजनिक क्षेत्रक है, न तो निजी क्षेत्रक है, न तो सहकारी क्षेत्रक है। यह संयुक्त क्षेत्रक कंपनी। दोस्तों बी इसका उत्तर है, याद रखिएगा, 25 का बी। कोचीन रिफाइनरी एक संयुक्त क्षेत्रक कंपनी है जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? देखिए, इन उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। तो जिन उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हो, बहुत तेज गति से उस क्षेत्र में वृद्धि हो, तो उसको क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग कहते हैं। याद रखिएगा, सनराइज उद्योग। ठीक, डी इसका उत्तर है। सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग आदि। इसको इस ढंग से पूछ सकता है कि सनराइज उद्योग किस प्रकार के उद्योग या सनराइज उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? तो 4 ऑप्शन देगा, आप इसी ऑप्शन को टिक करिएगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है? तो दोस्तों बांग्लादेश है। दूसरे स्थान पे बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल के बाद। तो उसी क्षेत्र में मुख्यतः जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी भी बांग्लादेश ही है। सी इसका उत्तर है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारतीय जूट उद्योग के प्रतिद्वंदी देशों में बांग्लादेश का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत का 85% जूट का उत्पादन यहीं गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। किसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर फेमस है, ए इसका उत्तर है। सूती वस्त्र की मिलों की अधिकता के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर मुंबई, कानपुर का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अच्छा, डायमंड पार्क क्या है दोस्तों? तो डायमंड पार्क याद रखिएगा, सी इसका उत्तर है। वे औद्योगिक केंद्र जो हीरों, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। अक्सर ऐसे प्रश्नों में लोग लॉजिक लगाने लगते हैं और उनके उत्तर गलत हो जाते हैं। तो सी उत्तर है इसका। भारत में स्थापित वैसे औद्योगिक केंद्र जो हीरा, सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषणों के निर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें डायमंड पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है या है?
तो ए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, बिल्कुल सही है, सरकार के देख रेख में होते हैं, लेकिन इनको वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है। ठीक। बी है सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं, गलत है, यही तो आते हैं, सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के ही उद्योग इसमें शामिल होते हैं। तो ए इसका केवल सही है, ए इसका उत्तर है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित वे कंपनियां निगम हैं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे एनटीपीसी, बीएचईएल, जीएआईएल, एसएआईएल सेल जिसको कहते हैं। ठीक। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है, राउरकेला से लौह अयस्क मिलता है दोनों को। बी है सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया, यह भी बिल्कुल सही है, बी इसका बी जो है सही है। तो सी इसका उत्तर होगा, ए और बी दोनों। चूंकि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, अर्थात कच्चे माल के आसपास ही अगर सभी स्टील जो प्लांट हैं स्थापित किए जाएं तो जो परिवहन लागत होगी वो कम से कम हो जाएगी। ठीक है ना। अतः बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र संयुक्त रूप से राउरकेला से अयस्क प्राप्त करते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, जो कि कच्चे माल क्षेत्र से दूर है, लेकिन यूपीपीएससी ने इसको नहीं माना था, डिलीट कर दिया था इस प्रश्न को ही, तो इसलिए अब उम्मीद कम है कि यह प्रश्न पूछे यूपीपीएससी, लेकिन यूपीएससी करा रहा है तो पूछ सकता है। इस प्रश्न को हम अलग से हल करा देंगे आपको तथ्यों के साथ कि आपको इस प्रश्न में करना क्या चाहिए। ठीक है ना, कि कौन सा इनमें से प्रदेश जो है जो इस्पात संयंत्र है वो कच्चे माल के नज़दीक है या दूर है, वो सब हम आपको दूरी के अनुसार बता देंगे। हालांकि एक ही प्रश्न के पीछे इतना नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी एक प्रश्न आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकता है, इसलिए हम जरूर कुछ जो विवादित प्रश्न है उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।